हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। ये टॉपिक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि कुछ ऐसे टॉपिक बताइए जो जीएस के पेपर में, मतलब जीएस फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, जिसे हम एथिक्स का पेपर कहते हैं, साथ में ऐसे के पेपर में और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो, ऐसे कौन से टॉपिक हैं। तो उस टॉपिक में अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं टॉप प्रायोरिटी में इसी टॉपिक को रखूंगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आपको डायरेक्ट पेपर फर्स्ट में मिलेंगे, सोसाइटी से जुड़े पहलुओं पे देखोगे आप। पेपर सेकंड में आपको गवर्नेंस से जुड़े पहलुओं में मिलेंगे। पेपर थर्ड में ये टॉपिक डायरेक्ट लिखा हुआ है। अगर आप पेपर थर्ड का सिलेबस देखें तो वहां पर तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड रिलेटेड इशू। एथिक्स में तो आपको आराम से किसी ना किसी वैल्यू सिस्टम के साथ इसको जोड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में डायरेक्ट सीधे इसी से सवाल आता है। जैसे एक निबंध पूछा गया था कि विश्व में कहीं भी खतरा पूरे विश्व के लिए खतरा है, यह सीधे का इंक्लूसिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है। या यह भी पूछा गया था कि जहां पर सोशल जस्टिस होता है वहां पर चैरिटी की जरूरत कम होती है। तो कहने का मतलब जो भी सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ सवाल होता है, जो भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट से जुड़ा सवाल होता है, आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखता है। इंटरव्यू में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक ऑफिसर के तौर पे जो आपका सबसे बड़ा रोल है वो सोसाइटी में इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाना ही है। अगर मैं ये कहूं कि एक ऑफिसर एजेंट ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक बहुत साधारण और बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि सरकार या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे पॉलिसी मेकर ये उम्मीद करते हैं कि एक एस्पिरेंट्स हमेशा इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर काम करें। तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है, ये आपको बात पता चल रही होगी। अब सवाल आता है कि मैं आज के टॉपिक को पढ़ाऊंगा कैसे। तो इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट में बांटा है और आने वाले समय में जब भी मैं किसी थीम पे बात करूंगा तो इसी पैटर्न पे करूंगा कि सबसे पहला जो पार्ट होगा उसमें मैं उस टॉपिक के ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, उसके फिलॉसफिकल पार्ट की बात करूंगा, उसके लॉजिकल पार्ट की बात करूंगा। जैसे अगर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की आज बात करेंगे तो सबसे पहले आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, और उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पढ़ेंगे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, वाई, और इसके पीछे क्या फिलॉसफिकल रीजन है, क्या एथिकल रीजन है, क्या पॉलिटिकल रीजन है, क्या इकोनॉमिकल रीजन है, क्या सोसाइटल रीजन है। ये सब हम कुछ आज पढ़ेंगे और इसको पढ़ने से ये होगा कि हमारे पास इंक्लूसिव डेवलपमेंट की एक कॉम्प्रिहेंसिव समझ डेवलप होगी और फिर जैसा भी सवाल आएगा हम उसको एनालिटिकल वे में या क्वेश्चन को ब्रेक करके अपने नॉलेज से कर सकते हैं। और ये पार्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में आज की डेट में जो ऐसे में कम मार्क्स आ रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम उसमें लॉजिकल पॉइंट नहीं लिखते। हम क्या में लिख देते हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, ये पूरा लिखाएंगे, सोशल जस्टिस क्या है ये लिख देंगे, चैरिटी क्या है ये लिख देंगे, पर क्यों जरूरी है, उससे क्या फायदा होगा, हम ये सब नहीं लिखते। और इसीलिए अब ऐसे में 80 और 90 मार्क्स आते हैं। जस्ट सेकंड पार्ट में, जो वीडियो का सेकंड पार्ट होगा, हम उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट से रिलेटेड जितना भी वैल्यू एडिशन मटेरियल है, जैसे सारे डेटा, करंट अफेयर और कीवर्ड, हम इन सब को पढ़ेंगे और इस तरह से एक कंप्लीट हमारा पैकेज तैयार होगा। और 2 वीडियो के बाद मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, केवल लिखने की प्रैक्टिस।
तो हम हर टॉपिक को ऐसे ही कवर करेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जिसको हम हिंदी में कहते हैं समावेशी विकास। तो अगर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि डेवलपमेंट क्या होता है। जैसा कि आप जानते हो कि मेरा जो पढ़ाने का मेन पर्पज है वो बहुत ही बेसिक पे जाके पढ़ाना होता है, ताकि आपको किसी भी तरह का सवाल आए वो बहुत आराम से आ जाए। मैं आज भी कहता हूं कि यूपीएससी बहुत बेसिक और बहुत जनरल सवाल पूछता है, इसीलिए उसने अपने पेपर का नाम भी रखा हुआ है जनरल स्टडी। तो सबसे पहला सवाल है व्हाट इज डेवलपमेंट। हम इसको पहले पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि डेवलपमेंट क्या है, ये शब्द हम यूज करते हैं। अगर हम कई बार देखें तो हम कहते हैं कि यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, यूरोप एक डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है। हम अगर कहें कि भारत एक डेवलप्ड नेशन होना चाहता है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि हम अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि गुजरात और बिहार में कौन ज्यादा डेवलप है, तो आप कहोगे कि गुजरात डेवलप है, क्योंकि फैक्चुअल बात है। आप अगर कहोगे कि भारत में इस समय क्या इशू है, तो आप कहोगे डेवलपमेंट रिलेटेड इशू है। तो आप ये शब्द ये यूज करते हो, क्या इसका वास्तव में महत्व जानते हो या इसकी वास्तव में क्या मीनिंग है, इसको भी हमने कभी ध्यान दिया है कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो मैं आपको इसकी सबसे कोर डिफिनीशन बता रहा हूं, सबसे बेसिक डिफिनीशन। देखो, हम जितना किसी चीज को बेसिक में समझ लेंगे, हम उससे रिलेटेड कितना भी कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन आए उसे आराम से कर लेंगे। अगर हमने 1+1 को समझ लिया कि 1+1 2 होता है, तो हमें अगर इसका प्रोसेस पता हो गया कि ये कैसे 2 होता है, फिर मैथ का कोई भी कैलकुलेशन आ जाए वी कैन डू इट, बिकॉज हमें उसका बेसिक पता चल गया। तो अगर हम डेवलपमेंट का बेसिक समझे, तो मेरे हिसाब से डेवलपमेंट की जो सबसे बेसिक डिफिनीशन है उसको अगर हम बोलें तो वो ये है कि पोटेंशियल को रियलिटी में बदलना। पोटेंशियल को रियलिटी में, अर्थात संभावना को वास्तविकता में बदलना ही, संभावना को वास्तविकता में बदलना ही विकास है। अब ये क्या मतलब है इसका समझो। इसका ये मतलब है कि अगर मान लो मेरे अंदर एक अच्छा टीचर बनने की संभावना है और मैं धीरे धीरे मेहनत किया, मुझे कुछ फैसिलिटी मिली, कुछ मुझे अच्छे लोग मिले, अच्छे सपोर्ट मिला और मैं धीरे धीरे एक बेहतर टीचर बन गया, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा विकास हो गया। मान लो मेरा घर है अभी खराब हालत में है, लेकिन उसमें पोटेंशियल है कि अगर मैं उसमें कुछ काम कर दूं वो घर बेहतर हो जाए, तो मैं कहूंगा मेरे घर का विकास हो गया। अगर आप लोगों के अंदर अधिकारी बनने का पोटेंशियल है और आप अधिकारी बन गए, तो आपको कहा जाएगा कि आप विकास कर गए। अगर यूरोप में हाईवे, रेलवे, एजुकेशन, हेल्थ, इनोवेशन, इन सब का पोटेंशियल था और वो रियलिटी में बन गया, तो हम उसे कहते हैं डेवलप्ड है। भारत में पोटेंशियल है लेकिन अभी हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं।
और अगर हम जो बात कहते हैं कि जो मोदी जी ने कहा जैसे 2047 में हम अपनी पोटेंशियल को रियलिटी में बदल देंगे तो हम डेवलप्ड नेशन हो जाएंगे। एक छोटा सा पेड़ का मतलब एक छोटा सा बीज है आम का, उसको हमने डाला मिट्टी में और धीरे धीरे वो बड़ा पेड़ बन गया, हम कहेंगे वो डेवलप कर गया, क्योंकि उस बीज के अंदर ही पेड़ बनने की संभावना थी। तो इस तरह मैं आपसे कह रहा हूं कि हम सब के अंदर बहुत तरह की संभावनाएं होती हैं। हर ह्यूमन बीइंग के अंदर या कहिए हर किसी के अंदर संभावनाएं होती हैं। वही संभावनाएं धीरे धीरे जब बाहर आती है, वास्तविकता में बदलती हैं, तो दैट इज डेवलपमेंट। हर प्राणी में संभावनाएं हैं, पर मानव में यह संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए आज से 20,000 साल पहले भी कई जानवर थे, उनमें बहुत मामूली परिवर्तन आया, लेकिन इन्हीं 20,000 साल में मानव में आमूल चूल परिवर्तन आया और उसने अपने आप को जानवर से मानव बना दिया, जिसके पीछे रीजन था कि उसने अपनी पोटेंशियल को रियलिटी में बदला। तो हम सब अपनी पोटेंशियल को रियलिटी में बदलने को ही विकास कहते हैं। और जो इसकी एक सामान्य परिभाषा है वो हम ये बोलते हैं कि जब क्वालिटेटिव चेंज आता है, जब क्वालिटेटिव चेंज आता है तो हम उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। अर्थात डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटेटिव चेंज और वो भी पॉजिटिव। इसका उदाहरण आप देखिए, सपोज करिए पहले मैं खाना खाता था जिसमें मैं 2 रोटी और 1 सब्जी खाता था। सब्जी की न्यूट्रिशन वैल्यू मान लो बहुत कम होती थी, पानी में हाइजीन नहीं रहता था पानी, लेकिन मेरी अच्छी नौकरी लगी, मेरी इनकम अच्छी बढ़ी, मैंने आरओ लगाया, मैंने मेड लगाया, मैंने अच्छा खाने का जो भी रफ मटेरियल है वो मंगाया, और आज मैं जो खाना खा रहा हूं, खाना उतना ही खा रहा हूं, लेकिन अब उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई, तो आप कहोगे विकास हो गया। पहले मान लो मैं एक कार से चलता था, आज भी एक कार से ही चल रहा हूं, लेकिन अब कार के अंदर एसी है, कार के अंदर बेसिक फीचर अच्छे हो गए, या कहिए कोई अच्छी कार हो गई, आप कहोगे उसका डेवलपमेंट हो गया। तो डेवलपमेंट का मतलब यह होता है कि क्वालिटेटिव चेंज भी लाना किसी की लाइफ में। और डेवलपमेंट का एक मैंने आपको मतलब बताया कि जो उसके अंदर संभावनाएं हैं उसको वास्तविकता में बदलना। अमर्त्य सेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर, तो कहते हैं कि बिल्डिंग ऑफ कैपेसिटी अर्थात क्षमता का निर्माण करना, वो कहते हैं क्षमता का निर्माण करना ही डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस इन विच वी प्रोवाइड फैसिलिटी, ताकि कोई भी इंसान अपने अंदर क्षमता का निर्माण कर सके। हम उसे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी जरूरतों के साथ जोड़ते हैं, बुनियादी सेवाओं के साथ जोड़ते हैं और उसका विकास हो जाता है। तो डेवलपमेंट की हमने आपको बेसिकली 3 परिभाषाएं बताई। क्षमता निर्माण भी बता दी अमर्त्य सेन के हिसाब से, संभावना का वास्तविकता में परिवर्तन ये भी आपको बताया। यहां पर आप अरस्तु को ध्यान दे सकते हैं अगर आपने फिलॉसफी कभी पढ़ी हो। और साथ में हमने ये भी पढ़ाया क्वालिटेटिव चेंज जो होता है लाइफ में या हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में, हम उसको भी विकास कहते हैं। और इस तरह से हमने समझा कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। और उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए कि अब आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज डेवलपमेंट। आप आंख बंद करिए तो आपको तुरंत दिखेगा कि डेवलपमेंट क्या है। आपको तुरंत एक अच्छा शहर दिख रहा होगा, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दिख रहा होगा, एक अच्छी रहने की स्थिति दिख रही होगी। अगर आपसे मैं कहूं कि विकास का अभाव, अब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट, कहां पर डेवलपमेंट नहीं है, एक बार आंख बंद करके सोचिए तो आपको एक ऐसी जगह दिखेगी जहां रहने की बिल्कुल भी बुनियादी जरूरतें नहीं है, आपका मन नहीं होगा, है ना, जैसे स्लम, इस तरह की चीज दिख रही होगी। तो कहने का मतलब बेसिकली हम सब जानते हैं, बस उसे शब्दों में पिरोना ही स्किल है और वही हम और आप मिलके कर रहे हैं। तो विकास बेसिकली
गुणवत्ता में परिवर्तन या सकारात्मक गुणवत्ता में परिवर्तन, संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना, या फिर दूसरी तरफ कहा जाए अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग क्षमताओं का निर्माण। इस तरह की बातें हम समझ सकते हैं। अब सवाल आता है कि हमने तो ये बताया कि ये विकास क्या है, तो फिर समावेशी विकास क्या होता है। तो चलिए हम एक कदम और आगे चलते हैं अब, और अब हम पढ़ते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये बात हमने पूरा कंप्लीट कर लिया कि व्हाट इज डेवलपमेंट। अब बात करते हैं इंक्लूसिव क्या है। तो इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशन, अर्थात सबका साथ। समावेशन अर्थात सबका साथ, बहुत ये शब्द सुना होगा आपने, क्योंकि विगत 10 साल की राजनीति में ये एक पार्टी का टैग लाइन रहा है, सबका साथ सबका विकास। तो वो भी एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट को ही लेकर अप्रोच है। तो सवाल है कि इंक्लूसिव का क्या मतलब है। तो बहुत सिंपल सा मतलब है सबका साथ, अर्थात एक साथ सबका विकास। अब एक दिमाग में सवाल आता होगा कि ये सबका साथ जो बात की जा रही है, इसमें कौन कौन शामिल हैं। बस यही आपको थोड़ी धैर्य के साथ पढ़ना है, क्योंकि आप इस सब में जितने लोगों को शामिल कर लोगे, इस सब में जितने लोगों को शामिल कर लोगे, आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट को उतना ही कॉम्प्रिहेंसिव समझ पाओगे। आइए हम देखते हैं। तो पहली बात अगर मैं कहूं इसमें कौन आएंगे, तो आप कहोगे ऑल सोशल आइडेंटिटी, अर्थात सभी सामाजिक पहचान। सभी सामाजिक पहचान अर्थात हम जितने भी समाज में वर्ग देखते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी ऑफिशियल कीवर्ड यूज करना चाहता हूं ताकि आप भी वो सीखो, और आपकी भाषा अगर सोफिस्टिकेटेड होगी, फॉर्मल होगी, तो आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप खुद को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो समाज सबका साथ मतलब सभी सामाजिक पहचान, जितनी भी सोशल आइडेंटिटी है वो सब। सोशल आइडेंटिटी कैसे हो सकती है, तो आप कह सकते हो जेंडर के बेस पे। तो जेंडर के बेस पे जो भी है, जैसे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। चूंकि आपको पता है कि अब जेंडर आज की डेट में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और जेंडर केवल एक बाइनरी सिस्टम नहीं है, अर्थात जेंडर का मतलब केवल मेल और फीमेल नहीं होता। आज की डेट में मोर देन 30 जेंडर है। और कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो इसको एक मैं लॉजिक के साथ आपसे बताऊं। अगर आपके सामने कोई इंसान खड़ा है और आप आंख बंद कर लो, तो इसका यह नहीं मतलब होता कि वो इंसान चला गया। आप अगर अज्ञानी हो तो दुनिया आपके अकॉर्डिंग नहीं है। वैसे ही शायद कई सारे जेंडर थे, पर हम अभी तक अपने आंखों में एक इग्नोरेंस का पर्दा लगाए रहते थे, या हम इग्नोरेंट थे और हमें पता ही नहीं था। इसको हम जेंडर इग्नोरेंस बोलते हैं, कि वी आर सफरिंग फ्रॉम जेंडर इग्नोरेंस, ए सोशल इग्नोरेंस। और उसी के कारण शायद हमने आज तक इसको बाइनरी सिस्टम समझा था, पर आपको भी पता है कि अब इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें जो नालसा केस था, जो नौतेज केस था, उस केस में बिल्कुल क्लियरली ये बात बोला कि इनको भी एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए लीगल आइडेंटिटी एक्सेप्ट किया जाएगा। आप इसमें कास्ट को भी रख सकते हो, जो भी जितनी भी कास्ट हैं वो सारी आइडेंटिटी, सारे रिलीजन। तो बेसिकली हमारे समाज में जो भी एज के हिसाब से आप देख सकते हो, जैसे चाइल्ड, यंग एज, ओल्ड एज, ऐसे भी। तो जितनी भी हमारे समाज में सामाजिक वर्ग हैं, जो सोशल ग्रुप हैं, जो सोशल आइडेंटिटी है, उन सब का विकास। मात्र समाज का नहीं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं
इंक्लूसिव की मीनिंग को समझ रहे हैं, व्हाट इज इंक्लूसिवनेस, है ना। तो अभी हमने कहा इसका एक पार्ट हमने पढ़ा सोसाइटी से जुड़ा हुआ, और हमने उस पर देखा कि जेंडर, फिर हमने उस पर देखा कास्ट, हमने उस पर देखा रिलीजन, हमने उस पर देखा एज वाइज डेमोग्राफिक जो हमारा सेंस होगा। तो इतने तरह के लोग। फिर हम एक कदम और आगे अगर बढ़ें तो हम इंक्लूसिव में ये भी कहेंगे कि इकोनॉमिकल भी ध्यान दिया जाए। तो इकोनॉमिकल का मतलब अगर होगा तो क्या होगा कि इकोनॉमी में किसका किसका विकास होना चाहिए, तो आप कहोगे प्राइमरी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, फिर आप कहोगे सेकेंडरी सेक्टर लाइक इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फिर आप कहोगे टर्चरी सर्विस सेक्टर। तो आप कहोगे कि इन तीनों सेक्टर का विकास होना चाहिए। जब तक ये तीनों सेक्टर का विकास नहीं होगा तो आप उसे ये नहीं कहोगे कि वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। मान लो सर्विस सेक्टर भारत में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर सफर कर रहा है। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपको पता है कि 46% लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और आपको बताऊं कि एग्रीकल्चर में जीडीपी का जो योगदान है वो केवल ये है 1/8। तो इतने लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं और प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, केवल इतना। समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब है, सपोज करो अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो मान लो 25% के आसपास लोग सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो योगदान दे रहे होंगे अप्रॉक्स 60% का। डेटा एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, पर एक पिक्चर क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है। तो आप देखो कि 46 लोग काम करते हैं और 18 रुपए कमाते हैं, और 25 लोग काम करते हैं 60 रुपए कमाते हैं। तो ये बात आपको कहीं ना कहीं बहुत क्लियर समझ में आ रही होगी। अगर मान लो हम ये मान लें कि हमारे पास 100 लोग हैं और वो 100 लोग 100 रुपए कमाते हैं टोटल, है ना। इसको महसूस करने के लिए, ये तो जीडीपी के हिसाब से मैंने बताया था, क्योंकि आपको फील नहीं होगा। जो नए बच्चे हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं इस तैयारी की, उनको भी ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारी क्लास भी इंक्लूसिव होनी चाहिए। जब अगर मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो हमारी क्लास भी इंक्लूसिव होनी चाहिए। तो कहने का मतलब 100 लोग हैं जिसमें से 46 लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में और 18 रुपए कमाते हैं, और उसी में 25 लोग काम करते हैं और 60 रुपए कमाते हैं। तो बहुत क्लियर एक चीज दिख रही होगी आपको इसमें कि ये सेक्टर बहुत पिछड़ा है और इसने अपनी संभावनाओं को अभी वास्तविकता में नहीं बदला, या किसानों की क्षमता कमजोर है, या किसानों के काम में अभी गुणवत्तात्मक चेंज नहीं आया जितना इस सेक्टर में है। तो आप कहोगे विकास नहीं हुआ। तो वैसे ही मैं आपको बताऊं कि अगर कहा जाए कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, उसे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है तो आप कहोगे इकोनॉमी के सभी सेक्टर का विकास। अभी ये इंक्लूसिव शब्द बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, और अब नेक्स्ट पोजीशन में चलते हैं हम, वो है रीजनल अर्थात ज्योग्राफिकल। तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर, तो सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को आप समझ सकते हैं कि सबका इसमें विकास होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि जो गोवा की पर कैपिटा जीडीपी है वो बिहार की पर कैपिटा जीडीपी से 10 गुना ज्यादा है, तो आपको अजीब लगेगा। मतलब बिहार में लोगों का जो जीवन स्तर है और जो गोवा में लोगों का जीवन स्तर, उसमें 10 गुने का अंतर है। तो ये चीज जो हम बात कर रहे हैं इसी को हमें खत्म करना है। तो कहने का मतलब इंक्लूसिव में रीजनल, सभी रीजन के साथ में, अगर कहा जाए प्लेन एरिया, माउंटेन वाले से रिलेटेड सारे एरिया, सपोज करो जो मैदानी एरिया है जैसे मान लो यूपी बिहार का या गुजरात का एरिया, वहां का भी विकास हो,
पहाड़ी एरिया की बात करें तो हिमालय में जो लोग क्षेत्र में रह रहे हैं उनका भी विकास हो, जो समुद्र के किनारे रह रहे हैं उनका भी विकास हो, जो नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं उनका भी विकास हो। तो आप इसमें यह भी समझ सकते हो, है ना। तो मैंने आपको यह बताया कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि हमें किस किस को लेकर चलना है, किस किस का हमें इंक्लूजन करना है। हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि हमें किस किस का इंक्लूजन करना है, अर्थात ऐसा नहीं केवल एक सेक्टर का या आप कहिए किसी एक इंडस्ट्री का कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ही डेवलपमेंट हो रहा हो, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का ही डेवलपमेंट हो रहा हो, ऐसा नहीं। हमें सारी इंडस्ट्री का, हमें सारे सेक्टर का डेवलपमेंट करना है। रीजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम हर तरह के जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं, जितने भी हमारे राजनीतिक क्षेत्र हैं, अर्थात स्टेट जो भी है उनका सबका विकास। तो इस तरह से आप कहोगे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट अगर मैं कहूं क्या है तो आप कहोगे इंक्लूसिव मतलब सबका साथ, और सबका मतलब आपको समझ में आ गया होगा ना। और डेवलपमेंट मतलब जो मैंने आपको बताया कि वास्तविकता में बदलना, किसको, संभावनाओं को। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब लोगों की वास्तविकता को सब लोगों की संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना ही समावेशी विकास है। ये जो हमने अभी तक डिफिनीशन समझी, ये डिफिनीशन बेसिकली आपके एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए थी। अगर आपसे कोई आज से पूछे कि व्हाट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट और वो बहुत स्पेसिफिक ना पूछ के आपसे बात करना चाहे तो आप एक ऐसी डिफिनेशन उसे बता सकते हो, क्योंकि जितनी वृहद परिभाषा होगी, जितनी कॉम्प्रिहेंसिव परिभाषा होगी, उतने ही आपको सोचने के डायमेंशन मिलेंगे। अब आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट को कितने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो आप बताओ। जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो, आप कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो, आप रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो, आप एज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो, आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो, आप ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से सोच सकते हो। और अगर अब निबंध में कभी इंक्लूसिव डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी आया तो आपके पास ऑलरेडी कितनी जानकारी होगी अब आप सोच सकते हो। बस सोचने का एक बार तरीका बड़ा करना था और व्यवस्थित करना था। मैं हर बार अपनी क्लास में बोलता हूं कि दुनिया में कोई भी बहुत तेज दिमाग का इंसान नहीं होता, बस ट्रेंड होता है उसका दिमाग, सिस्टमेटिक होता है उसका दिमाग। और जब बात हम यूपीएससी एग्जाम की करें, जो विश्व में सबसे कठिन एग्जामों में से एक माना जाता है, तो उसके लिए कहीं भी बहुत तेज आईक्यू का लड़का नहीं चाहिए, बस सिस्टमेटिक माइंडसेट का एक बच्चा चाहिए। अगर जितना सिस्टमेटिक उसका माइंडसेट होगा, वो उतना ही आराम से इस यूपीएससी एग्जाम को निकाल सकता है। और मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं एक तार्किक या एक लॉजिकल मोटिवेशन आपको दे रहा हूं कि बी सिस्टमेटिक और सफल बनिए। शायद हम उतना सिस्टमेटिक नहीं बन पाए और अब हमें वो बात फील हो रही, तो मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक, तो इस तरह से हमने समझा कि समावेशी विकास का क्या मतलब है। अब एक इसकी डिफिनीशन अगर हम ऑफिशियल देखें, मान लो अगर कभी पेपर में आए और आपकी जीएस के पेपर्स के हिसाब से लिखना हो, तो वर्ल्ड बैंक की डिफिनीशन को हम लेकर चलते हैं। और वर्ल्ड बैंक कहता है कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि जो इस हमारा विकास होता है ना, मैं अब समावेशी विकास कैसे ये बताऊं, कि जो विकास है, जो हमारा गुणात्मक परिवर्तन है, वो मात्रात्मक या क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज जब कंसीडर किया जाए, है ना, एक पहले हिंदी, गुणात्मक, है ना, या कहिए कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, दोनों के संबंध में बेहतर होना चाहिए। मतलब आप जो विकास कर रहे हो, जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो, अगर कोई देश मान लो डेवलपमेंट कर रहा है तो उसकी मात्रा या क्वांटिटेटिव डायमेंशन भी सफिशिएंट होने चाहिए
और साथ में उसमें क्वालिटेटिव डायमेंशन भी होना चाहिए। और उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो विकास हुआ, जैसे मान लो ये भारत है और भारत में मान लीजिए कहा जाए कि बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, पर कुछ लोगों का बस हो रहा है, तो आप कहोगे मात्रात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत सही कॉन्सेप्ट है, लेकिन गुणात्मक संबंध में वो अच्छा नहीं है। जैसे मान लो मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मैं 6 घंटे पढ़ाऊं, 7 घंटे पढ़ाऊं, लेकिन बस कुछ बच्चों को समझ में आए, तो आप कहोगे कि मात्रात्मक संबंध में तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, मात्रात्मक संबंध में तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, लेकिन गुणात्मक संबंध में यह पढ़ाई अच्छी नहीं है, क्योंकि बस कुछ बच्चे ही पढ़ पा रहे हैं। तो आपको यह समझना है कि जो डेवलपमेंट है उसका पेस भी हो, अर्थात उसकी स्पीड भी हो, और साथ में उसकी क्वालिटी भी हो, उसको हम कहेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को अगर हम वर्ल्ड बैंक की नजरों से देखें तो एक ऐसा विकास जो मात्रात्मक रूप से भी पूर्ण हो और गुणात्मक रूप से भी पूर्ण हो। थोड़ी आपको भी समस्या आ रही होगी, लेकिन अब इसके नेक्स्ट फेज को देखते हैं। अभी उसी डिफिनेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक ये भी बोलता है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर हम डेवलपमेंट को ऐसा मान लें कि डेवलपमेंट एक केक है ना, जो केक आप खाते हो, मान लो हम समझे कि डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, अर्थात केक बड़ा हो रहा है, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कि जो डेवलपमेंट बड़ा हो रहा है उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। अर्थात जो डेवलपमेंट हो रहा है इसका फायदा, इसका प्रभाव सबके ऊपर हो, सबके ऊपर, अर्थात जितने भी उस राज्य से संबंधित लोग हैं वो सब इस विकास से सकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हो। अर्थात ये केक जो राज्य के द्वारा बड़ा किया जा रहा है वो केक सबको मिल रहा हो, कोई इस केक से वंचित ना हो। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं कि इसको हम ये बोलेंगे कि ये समावेशी विकास है। अर्थात समावेशी विकास का मतलब है कि ऐसा विकास जिसका प्रभाव सभी पर पड़े और वो भी सकारात्मक प्रभाव। तो पॉजिटिव इंपैक्ट सभी लोगों पर अगर पड़ रहा है तो उसको हम कहेंगे वो समावेशी विकास है। सपोज करो एक इंसान ने अपने घर में 5 एसी लगा ली और दूसरा इंसान उस एसी की केवल गर्मी झेल रहा है, क्योंकि जो बाहर वो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रहा है बस वो उसका विक्टिम बन के रह गया है। तो विकास तो हुआ, लेकिन एक पीड़ित हो रहा है और एक आनंद ले रहा है, तो इसको आप समावेशी विकास नहीं कहेंगे। या ये कहिए कि मान लो एक घर है, उसमें माता पिता की इनकम में वृद्धि हुई, माता पिता पैसा ज्यादा कमाने लगे, उन्होंने घर की क्वालिटी को चेंज किया, पर उसका प्रभाव केवल घर के एक बच्चे में पड़ रहा है। मान लो उस घर का जो बच्चा है, जो बेटा है, उसमें पड़ रहा है और उसका बेटी पे कोई सकारात्मक असर नहीं पड़ रहा, तो हम ये कहेंगे ये समावेशी विकास नहीं है। अगर घर में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका फायदा बेटा और बेटी दोनों को जब होगा, या घर के कहिए सभी सदस्यों को होगा, वो किसी भी रूप में हो सकता है। शायद दादा दादी को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, बेटा बेटी को अच्छी शैक्षिक सेवाएं या एजुकेशनल सर्विस मिले, तो आप इसको ऐसा बोलोगे कि वहां समावेशी विकास हो रहा है। तो बेसिकली ये कहा जाए कि समावेशी विकास ऐसा विकास है जिसका लाभ सभी तक पहुंचता है, या जिसके लाभ से सभी लोग प्रभावित होते हैं। साथ में एक इसमें और पॉइंट जोड़िएगा कि उस विकास में भी सहायक सभी लोग होंगे। अर्थात जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे सब कोई कनेक्टेड हो और सबको उसका फायदा मिले।
आप एक शब्द सुनते होंगे कि वो बड़ा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का है, वो बड़ा गरीब है और समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है। अर्थात जो समाज, जो सोसाइटी, जो हमारे स्टेट की मेन स्ट्रीम है उसमें शामिल नहीं है। तो आप इसको ये कहते हैं कि वहां पर समावेशी विकास नहीं हो रहा। जैसे मान लो भारत है, भारत में जो ग्रोथ हो रही, जो डेवलपमेंट हो रहा, हम एक समय, अगर मैं डेटा की बात करूं तो जब 1947 का हमारा देश आजाद हो रहा था, या और हम करंट पीरियड की बात करें, 1991 की बात करें, तो इस समय हमारी जो इकोनॉमी थी पूरे वर्ल्ड में वो इस नंबर में थी। और आज की हम बात करते हैं अगर, तो आज हमारी इकोनॉमी 5th नंबर पे है, हम 4th होने जा रहे हैं। लेकिन इसी को हम देखें कि स्टेटस ऑफ ट्रांसजेंडर, तो मुझे एक बात बताओ, जितना हमारी इकोनॉमी में पॉजिटिव सुधार आया, क्या ट्रांसजेंडर की स्टेटस में वो सुधार आया? आप कहोगे नहीं आया। अगर हम देखें दूसरा डेटा की बात करें अगर, तो मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो आप कहोगे कि ये भारत में 50 के आसपास है, ठीक। लेकिन जब हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं तो ये केवल 20 के आसपास हो जाता है ना। अगर हम एक एवरेज बात करें कुछ सालों की लेकर, मैं करंट डाटा की बात नहीं कर रहा, तो कहने का यह मतलब है कि जब इतना अंतर आता है तो आप कहोगे कि विकास का लाभ सबको नहीं मिला, किसी को ज्यादा और किसी को कम मिला। अगर हम इसे कास्ट के हिसाब से देखें तो चीजें अलग दिखेंगी, अगर हम इसे रिलीजन के हिसाब से देखें तो भी आपको एक डिफरेंस दिखेगा। तो कहने का मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो सबको एक तरह से अगर प्रभावित नहीं कर रहा, कुछ को बहुत ज्यादा कर रहा है, कुछ को बहुत कम कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि वहां इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है, या कुछ लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए। जैसे यहां पर बिल्कुल क्लियरली ये बात कही जा सकती है कि ट्रांसजेंडर समाज की मुख्य धारा में नहीं। भारत एक तरफ खूब आनंद ले रहा है, खूब उसके पास ग्रोथ हो रही, डेवलपमेंट हो रहा, पर इस क्लास का क्या? सेम वही बात कि मान लो घर में 2 भाई 2 बहन है और घर खूब आगे बढ़ रहा है, 2 भाई 1 बहन बहुत तेजी से बढ़ रहे, पर एक बहन बिल्कुल आज भी गरीब है, तो आप कहोगे कि धीरे धीरे वो मुख्य धारा से अलग हो गई। अर्थात जो घर की मुख्य संरचना है, जो मुख्य ऑपरेशनल फिनोमिना है, वो उससे धीरे धीरे अलग होती चली जाएगी। वैसे ही देश के संदर्भ में भी कुछ वर्ग, कुछ समुदाय अलग होते चले जा रहे हैं, या अलग हैं, उनको जोड़ना है, इससे भी आप देख सकते हैं। जैसे आपको कई ट्राइबल ग्रुप ऐसे मिलेंगे जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप हैं, जो मोस्ट वल्नरेबल हैं। आप देखोगे, आप बड़े से बड़े शहर में चले जाओगे तो कई बार आपको नोमैड मिलेंगे जो लोहे लोहे का काम करते रहते हैं। क्या उनके सामाजिक स्तर पे कोई परिवर्तन हुआ? क्या जिस दर से, जिस मात्रात्मक गुणात्मक आधार पे देश में परिवर्तन हुआ, तो क्या उसी आधार पे उस वर्ग का भी परिवर्तन हुआ? तो यही कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको समावेशी विकास के कॉन्सेप्ट को सोचने में मजबूर कर देते हैं। तो अगर हम समावेशी विकास की बात करें तो आप कहिए कि सभी को समाज की, सभी को देश की मुख्य धारा में लाना ही समावेशी विकास है। तो आप ये भी कह सकते हो कि समावेशी विकास क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो आपको मैंने कहा कि जो हमारा देश विकास करे, जो डेवलपमेंट करे, उस डेवलपमेंट का फायदा, अगर हम एक सामान्य सी भाषा में बात करें, या उसका लाभ सबको मिले, है ना, फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। अगर एक बात मैं आपको और कहूं, व्यवहारिक समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लो आपका घर है और आपके घर में पहले बहुत खराब स्थिति थी, तो घर के चारों भाई बहनों को काम करना पड़ता था और किसी के पास सिविल सर्विस की तैयारी करने का अवसर नहीं था। कोई
कोई फॉर्म नहीं भर सकता था, कोई पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि रात दिन काम करना पड़ता था। पर सडनली एक पॉजिटिव चेंज आता है और मम्मी पापा की कमाई बहुत अच्छी हो जाती है। मान लो मम्मी 2 लाख कमाती हैं, पापा 1 लाख कमाते हैं, 3 लाख दोनों कमाने लगे। तो अब मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि अब बच्चों को पढ़ाई करने का अवसर दिया जाएगा, अर्थात अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एजुकेशन की। लेकिन एकदम से पता चला, दादी और दादा ने कहा कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, हमारे घर में लड़कियां नहीं पढ़ती, केवल लड़के पढ़ेंगे। और इस आधार पर लड़कियों को रोका गया और लड़कों को सिविल सर्विस की तैयारी करने का मौका मिला। तो आप कहोगे कि जो लाभ हुआ उसने अपॉर्चुनिटी या अवसर को क्रिएट किया, पर यह अवसर केवल बेटों को मिला, तो आप क्या इसे समावेशी विकास कहोगे? आप कहोगे नहीं। तो कहने का मतलब, किसी देश में लाभ होने के बाद या विकास होने के बाद जो अवसर क्रिएट हो, वो अवसर का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन सभी को हो, आप उसे समावेशी विकास कहोगे। तो समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को आप ऐसे भी कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो न्यायपूर्ण अवसरों का वितरण जब समाज के सभी वर्गों तक होगा, न्यायपूर्ण, जिसको जितनी जरूरत है। क्योंकि एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, अगर मान लो घर में एक 10 साल का बच्चा है, एक 2 साल की बच्ची है, दोनों को अगर आप 2-2 रोटी दे रहे हो, दैट इज नॉट न्यायपूर्ण, इट इज नॉट जस्ट। तो जो जस्ट है, जो न्यायपूर्ण है, वो है जिसको जितनी जरूरत उसको उतना दिया जाए, जिसको हम सब्सटेंटिव जस्टिस भी कहते हैं, तात्विक न्याय भी कहते हैं। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14.2 पढ़ेंगे या 14 का पॉइंट 2 पढ़ेंगे, तो उसमें यह बात बहुत क्लियर लिखी है। तो सभी को अवसर मिलना भी समावेशी विकास है। भाई बहनों को अवसर मिलना, सभी वर्ग के, सभी ग्रुप के, अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र में, ज्योग्राफिकल देखा जाए तो सभी राज्य के लोगों को अवसर अगर समान रूप से मिले तो आप कहोगे। और इसका एक बहुत क्लियर एग्जांपल, अगर मैं ऐसी बात आपसे कहूं, सपोज करो एक भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक युवक रहता है और एक दिल्ली में एक युवक रहता है, और आप देखो सिविल सर्विस की अगर तैयारी करनी होगी तो किसको बेहतर अवसर मिल रहे हैं? जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे, आए दिन वहां हमला हो रहा होगा, सेंसिटिव हो जाता होगा, कभी लाइट चली जाती होगी, कभी कुछ सैन्य गतिविधियां होती होंगी, कभी कोई सर्विलांस होता होगा, कभी कोई इंस्पेक्शन होता होगा, या कई बार कोई ना कोई कंट्रोवर्सी रहती होगी, तो वहां डेवलपमेंट नहीं होता होगा। तो कैसे भौगोलिक आधार पे भी अवसरों में या अपॉर्चुनिटी में अंतर आता है, और उस अंतर को भी खत्म करना ही समावेशी विकास है। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि भारत में कई सामाजिक वर्ग हैं, जिसमें कुछ के पास ज्यादा अवसर हैं, कुछ के पास कम अवसर हैं। कई ऐसे आर्थिक समुदाय हैं जिसके पास ज्यादा अवसर, कम अवसर। ऐसे कई भौगोलिक समुदाय हैं जिसमें ज्यादा अवसर और कम अवसर। तो इसी अवसर की उपलब्धता को या इसी की एबिलिटी को सबको समान रूप से अवेलेबल हो सके, इसी को कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो हमने ये समझा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझा कि सबका साथ सबका विकास में कौन कौन आता है, और वास्तव में ये भी समझा कि डेवलपमेंट क्या है। हाँ, जब मैं बात आपको ऐसा कहूं सबका साथ सबका विकास, या आपको मैं ये कहूं कि सभी लोगों का, तो एक बात और सोचिएगा, इसको और थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव करते हैं। क्या आज जो भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या इसमें आज की जनरेशन ही शामिल हो कि हमें नेक्स्ट जनरेशन को भी शामिल करना चाहिए? तो समावेशी विकास न केवल प्रेजेंट टाइम की जनरेशन को बात करती है,
बल्कि वो नेक्स्ट जनरेशन को भी इसमें इंक्लूड करती है। अर्थात इंक्लूसिव डेवलपमेंट को अगर आप देखो तो इसमें नेक्स्ट जनरेशन को भी कंसीडर किया जाता है एज ए बेनिफिशियरी, अर्थात उसको भी लाभ मिलना चाहिए। आज हम मान लो विकास के नाम पर इतना ज्यादा पॉल्यूशन कर दें, इतना ज्यादा वाटर क्राइसिस कर दें, इतना ज्यादा हम एग्रीकल्चर क्राइसिस कर दें कि शायद हमारे आने वाली जनरेशन को अपॉर्चुनिटी ही ना मिले इतनी। तो कहने का मतलब हमने समावेशी विकास के साथ गलत किया। हमें एक ऐसा विकास का मॉडल अपनाना है, एक ऐसा डेवलपमेंट का मॉडल अपनाना है जो न केवल हमारी जनरेशन को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराए, बल्कि हमारे आने वाली नई जनरेशन को भी ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी, विकास के अवसर उपलब्ध कराएं, उसकी क्षमताओं में परिवर्तन करें, उसकी संभावनाओं को वास्तविकता में बदले, उसके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आए। तो इस तरह से आप कहोगे दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। या यह भी कहा जा सकता है कि जब डेवलपमेंट की क्वालिटी और उसकी स्पीड दोनों को महत्व दिया जाएगा तो वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। और इसकी डिफिनेशन एक मैं अंकटाड एक संस्था है UNCTAD, उसकी रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें भी कहा गया है कि विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक ऐसा इकोसिस्टम है। उसमें कहा गया था कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक ऐसा इकोसिस्टम या परितंत्र है जिसमें हर इंडिविजुअल या हर व्यक्ति, हर कम्युनिटी अपने स्वरूप का निर्धारण खुद कर सके, अपने विकास का निर्धारण खुद कर सके। जो मुझे सबसे अच्छी डिफिनेशन लगी वो यही लगी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक ऐसा इकोसिस्टम कर देना है जिसमें हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में बदल सके, या हर कम्युनिटी अपने शेप को या शेप ऑफ डेवलपमेंट को खुद डिसाइड कर सके। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लो भारत बहुत तेजी से डेवलपमेंट करता है और हम इस डेवलपमेंट का लाभ, मतलब सपोज करो भारत की डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, अब मान लो भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ना बन गया, और हम इस लाभ को पहुंचाने लगे सब जगह, और हमने पता किया कि भाई हम कुछ ट्राइबल कम्युनिटी है, मान लो सपोज करो अंडमान निकोबार की बात करते हैं, और अंडमान निकोबार में हम इस लाभ को पहुंचाना चाहते, तो हम कहेंगे कि जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं सबको 4-4 फ्लोर के घर दे दो, सबको मोबाइल फोन दे दो, सबको पिज्जा बर्गर खाने को दे दो। तो कहने का मतलब ये नहीं होता, शायद उनके लिए डेवलपमेंट या उनके लिए वास्तविकता अलग ही हो, और वो शायद एक नया विकास का मॉडल चाहते हो, वो अपनी संस्कृति के साथ जीना चाहते हो, वो अपनी ज्योग्राफिकल जो उनकी पुरानी आदत है, जो उनका ज्योग्राफिकल एटीट्यूड है, वो उसको ही फॉलो करना चाहते हो। तो कहने का मतलब समावेशी विकास थोपा ना जाए। समावेशी विकास केवल एक्सटर्नली आपके ऊपर नहीं थोपा जाना चाहिए, उसमें आपकी आवाज को भी सुना जाना चाहिए। अर्थात जो इसकी वॉइस हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसके बारे में निर्धारण बॉटम टू टॉप अप्रोच पे आधारित होना चाहिए। अर्थात नीचे का वर्ग अर्थात बेनिफिशियरी है जो, वो खुद डिसाइड करें कि उन्हें अपना डेवलपमेंट शेप क्या रखना है, अर्थात वो अपना विकास कैसा करना चाहते हैं, अपनी संभावनाओं को किस तरह की वास्तविकता में बदलना चाहते हैं, अपने आप को किस तरह के गुणात्मक परिवर्तन में देखना चाहते हैं। ये सब बात वो कम्युनिटी, वो इंडिविजुअल खुद डिसाइड करे। सपोज करो एक घर है, उसमें 2 बच्चे हैं, अच्छे घर की कंडीशन हो गई, सबको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, और पिताजी कहे नहीं दोनों बच्चे आईएएस की तैयारी करें और दोनों लड़कियां भी आईएएस की तैयारी करें, तो दैट इज नॉट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट है कि आप जो करना चाहते हो आप वो करो,
तो माता पिता उस बच्चों से पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो। अगर मान लो एक बच्चा ये पूछता है कि मुझे भाई शेफ बनना है, दूसरा बच्चा ये कहे कि मुझे डिजाइनर बनना है, एक लड़की कहे कि मुझे क्रिकेटर बनना है, दूसरी लड़की कहे मुझे मिलिट्री में जाना है, तो आप कहोगे कि हाँ, फिर उनकी जो अपॉर्चुनिटी है, उनके अंदर जो क्षमताओं का निर्माण किया जाएगा, दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक बड़ा मेन फीचर है कि इट शुड बी डिजाइन्ड बॉटम टू टॉप अप्रोच, मतलब बॉटम के आधार पे डिसाइड हो जाए और टॉप से वहां पर उसका एग्जीक्यूशन हो। तो कहने का मतलब जो हमारे टॉप टू बॉटम अप्रोच था, जो योजना आयोग के तहत होता था, वो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ कन्फ्लिक्ट करता था। तो इस सिनेरियो से भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक अलग पिक्चर दिखेगी और आपको कंटेंट एक अलग मिलेगा। देखो, यूपीएससी में बहुत ज्यादा कंटेंट का रोल नहीं है, बहुत ज्यादा कंटेंट आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की ना लिमिटेशन है, आप कितना भी पढ़ोगे भूल जाओगे। आपके पास जितना कंटेंट है आप उसी को अगर ट्विस्ट कर सको, यूज कर सको, दैट इज स्मार्टनेस। तो जितना कंटेंट है आप उसको ही यूज कर लोगे तो वो अच्छा है। तो कहने का मतलब समावेशी विकास में आप अपना डेवलपमेंट अपनी शर्तों के अनुसार करते हैं। तो इस तरह हमने समझा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, हमने समझा व्हाट, और बहुत साधारण सी बात थी। जो बच्चे कभी भी 1 या 2 साल यूपीएससी की तैयारी कर चुके होंगे इसके बारे में उन्हें पता रहा होगा, और नए बच्चों के लिए मैंने ये बात स्पेसिफिक इतने धीरे और इतने मल्टी डायमेंशन के साथ बताई। पर एक सवाल है जो अब सबसे मेन है और ये बड़ा मिसिंग है, आप 5 साल से भी तैयारी कर रहे हो तो भी बहुत कम चांस है, वो चांस है कि व्हाई, क्यों हमें करना है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हमें क्यों समावेशी विकास करना है, इससे क्या फायदा होगा। पहला सवाल, क्योंकि हम बिना फायदे के तो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमें शॉर्ट टर्म का फायदा बताओ, हमें लॉन्ग टर्म का फायदा बताओ, हमें यह बताओ कि हम इसको क्यों अडॉप्ट करें। अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो शायद आप कभी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड ही नहीं रखोगे। यह बात पता हो कि क्या है इतना सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए लॉजिक होना चाहिए। और आइए आज हम बहुत सारे लॉजिक समझते हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्यों होना चाहिए। मैं बेसिकली ये दिखाना चाह रहा हूं अब आपको कि जब आप पॉलिसी बना रहे होगे, पॉलिसी मेकर होगे, तो आप इस बात को ये बोलोगे कि ये जरूरत है हमारी। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट कोई लग्जीरियस आइटम नहीं है, दैट इज द नीड ऑफ टाइम। ये कोई लग्जरी नहीं है जो है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। सपोज करो आपके पास आईफोन है या ऑडी की कार है, ना हो तब भी आपका जीवन चल जाएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ में केवल वैल्यू ऐड करती है, आपकी कोई बुनियादी जरूरतें नहीं है, आपके अस्तित्व के लिए कोई ये सवाल नहीं खड़ा करती। अस्तित्व के लिए सवाल करती हैं तो 2 टाइम की रोटी, साफ सुथरी हवा, एक डिग्निटी, लिबर्टी, ये सब हमारी बुनियादी जरूरतें हैं। विदाउट डिग्निटी, लाइबिलिटी, प्योर एयर यू कांट सर्वाइव। पर बिना ऑडी के, बिना आईफोन के आप सर्वाइव कर सकते हो। तो कहने का मतलब हम ये देख रहे हैं कि क्या इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमारी स्ट्रेटेजिक नीड है कि हमारी लग्जरी नीड है। तो मैं आपसे यह कहूंगा कि यह हमारी स्ट्रेटेजिक नीड है, हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसको एडॉप्ट करने में हमें करना ही पड़ेगा अगर हमें खुद को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पे बेहतर करना है। तो मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमारी पॉलिटिकल लाइफ को बेहतर करते हैं, हमारी सोशल लाइफ को बेहतर करते हैं, हमारी इकोनॉमिकल लाइफ को बेहतर करते हैं। मैं आपको यह बताऊंगा कैसे हमारी कल्चरल लाइफ को बहुत
बेहतर करते हैं, ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं। और यही मेरी क्लास का, या मैंने जो रिसर्च किया आप लोगों के लिए, जो मैंने सोचा, वो सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, हम इसको समझने जा रहे हैं। और मैं आपको यही बात बताऊंगा कि ये नीड ऑफ टाइम है, मतलब समय की जरूरत है, कोई शौक नहीं है, इसलिए इससे आप कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, ये करना ही पड़ेगा। और इस बात को हमारी गवर्नमेंट ने समझा भी था, और जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें बहुत स्पेसिफिक समावेशी विकास की बात की गई थी। मतलब कहा तो पहले से जा रहा था, लेकिन इस पे पूरा का पूरा फोकस हमने समावेशी विकास पे या इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे किया था। और न केवल भारत, बल्कि आज पूरा विश्व जिस गोल को अचीव करने की बात कर रहा है, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, जो आपको पता होगा जिसमें 17 गोल हैं और 169 के आसपास टारगेट हैं, जो हमारा पूरा विश्व प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, ये भी कुछ नहीं, केवल इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए ही किया जा रहा है। तो कुछ तो ऐसी बात होगी जिसके लिए पूरा विश्व परेशान है, जिसके लिए भारत परेशान है, जिसके लिए हर सरकार परेशान है, तो कुछ तो होगा। तो आइए समझते हैं क्यों ये जरूरी है, आखिर क्यों इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम जिस टाइम पीरियड में जी रहे हैं वो बेसिकली डोमिनेंट होता है इकोनॉमिकल डायमेंशन से। हम हर चीज को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उसी के हिसाब से निर्धारित करते हैं। पहले हमारा अप्रोच सोसाइटी को ऊपर रखना होता था, हम सोसाइटी के हिसाब से सोचते थे और सोसाइटी को जो चीज़ अच्छी लगती थी हम वो करते थे। लेकिन आज की डेट में हम इकोनॉमी को पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ देखते हैं और जो हमें जितना फायदेमंद लगता है हम उसे करते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो मैं बोल रहा हूं, सबका विकास, तो इसमें कहीं एक बार ये भी लगता है कि सपोज करो मैं कोई एक बिजनेसमैन हूं, अरबपति हूं, और मैं सोचूं कि यार मुझे इससे क्या मतलब, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो या ना हो, मेरा क्या इससे जाता है, मेरे पास तो पैसा आ रहा है ना। तो मैं आपको आज ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो हो रहा है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी फायदा करेगा। मतलब हम थोड़ी ना गलत सोचते हैं, थोड़ी छोटा सोचते हैं, और हम कई बार बेसिकली अपने साथ खुद गलत करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है, और मैंने एक दिन सोचा कि मुर्गी काट दे और सारे सोने के अंडे निकल आए और मैं अमीर आदमी बन जाऊं। सोचिए, मैंने अपने साथ ही तो गलत किया। मैं वास्तव में एक सेल्फिश इंसान भी नहीं अच्छा बन पाया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ परोपकार, कुछ एल्ट्रुइस्ट अप्रोच फॉलो करो, मैं तो कह रहा हूं आप बेसिकली एक अच्छे स्वार्थी इंसान ही बन जाइए और वो काम करिए जो आपको फायदा करे, वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये बात अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि अगर आप अपना ही फायदा कर लिए और वास्तव में अपना फायदा किए तो मुझे अपने आप फायदा हो जाएगा। हम तो कई बार बहुत नैरो सोचते हैं तो अपना भी फायदा नहीं कर पाते। एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक मछली तालाब में रहती है और वो साफ सफाई से रहेगी तो पूरा तालाब साफ सफाई से रहेगा। वो सफाई का मतलब केवल वाटर के लेवल पे नहीं, वो सोशल, वो पॉलिटिकल, है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं इसी एक इंसान के तौर पे आप देखो, अगर एक समाज है उसमें 100 लोग रह रहे हैं और हर 100 आदमी अपने साथ ईमानदार है तो समाज भी पूरा ईमानदार होगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर आप अपनी ड्यूटी फॉलो करोगे तो आपको कोई खतरा नहीं है। सोचो अगर 100 लोग एक कम्युनिटी में रह रहे हैं और सब अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं कि चोरी नहीं करना, उस समाज में चोरी नहीं हो सकती। और ये चीज मैंने देखी कि समाज का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जब मैं नागालैंड में कुछ दिनों को अभी रुका था, कोहिमा में, और मैंने देखा कि वहां पर समाज
आज भी रेगुलेट करता है लोगों को। तो मैंने देखा कैसे वहां चोरी का कोई खतरा नहीं है, वहां ट्रैफिक रूल कैसे फॉलो हो रहे हैं, तो वहां कैसे सोशल कोहेरेंस है कई मामलों में। तो वो चीज देखने को मुझे मिली, तो मुझे लगा कि सोसाइटी का एक बड़ा रोल होता है। तो चलिए फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, और मैं आपको बता रहा था कि क्यों जरूरी है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो हम पहले बात करेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने बताया कि आज का समाज इकोनॉमी को ध्यान देता है। फिर हम बात करेंगे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम बात करेंगे सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे सोसाइटी को फायदा करता है। फिर हम इसके फिलोसफिकल पार्ट को समझेंगे, और फिर हम देखेंगे कि भारत में इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक कोई नया कॉन्सेप्ट है क्या, या हम इसको सालों से लेके चले आ रहे थे, या कहिए कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज ए आइडिया ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का एक अभिन्न अंग है। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं, इकोनॉमिकल बात करते हैं। अच्छा, आप एक बात समझिए, आपने एक वर्ड सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सुना होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो शब्द है समझिए क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऐसा मतलब है कि जो विकास है वो सतत रूप से हो, अर्थात कोई बबल ना हो, एक दिन हो जाए फिर फूट जाए सब खत्म। जैसे मान लो मैं एक दिन ऑडी में चलूं, मेरे पास अच्छा फोन हो, सबसे अच्छी क्वालिटी का खाना हो, और अगले दिन सब गायब। तो आप भी ये जानते हो कि हम जो विकास, जो डेवलपमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमेशा बना रहे, हमेशा बना रहे, और जिसके लिए हम हमेशा कई तरह की बातें करते हैं। और ये भी आज हमारे जो डेवलपमेंट का मॉडल है उस पर सवाल भी उठता है कि क्या ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि नहीं। कई लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये डेवलपमेंट जो है वो मात्र कुछ समय का है, या एक बबल है जो कभी भी बस्ट कर सकता है। तो हमारी कई ऐसी पॉलिसी हैं, हम इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाना चाहते हैं, जैसे मिशन लाइफ, जैसे रिसाइकिल इकोनॉमी। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट हो किसी एक टाइम पीरियड का ना हो, वो क्रोनोलॉजिकल अगर देखा जाए तो लंबे समय तक चले या हमेशा चलता रहे। तो आप कहोगे बिल्कुल बात सही है कि हम एक ऐसा विकास चाहते हैं जो सतत रहे। तो अब चलो इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। अगर मान लो आपके घर में एक भाई और एक बहन है, और घर का डेवलपमेंट होता है, और सारा का सारा फायदा मान लो बहन को मिलता है, और भाई को उस डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं मिलता। 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसा चलता है। इससे क्या होगा आप बताओ? क्या यह लगातार प्रोसेस चलता रहेगा? तो आपको बहुत क्लियरली पता है कि जिस दिन उस भाई को यह महसूस होगा कि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, तो वो अपने आप को उस घर से अलग कर लेगा, और उसके अंदर घर को लेकर एक निगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा, और वो शायद घर पे हमला कर दे, घर के लोगों पे हमला कर दे। वो हमला आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हो सकता है। वो किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपसे अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब, घर में कलह होगी, घर में शांति नहीं रहेगी, आपके घर में सही डिसीजन नहीं हो पाएंगे, निगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी, और घर शायद टूट भी जाए, कुछ भी हो ओवरऑल, लेकिन नुकसान घर को होगा। और फिर आप यही कहोगे कि जो विकास लंबे समय से चला आ रहा था अब वो रुक जाएगा। तो एक घर में जब ऐसी कंडीशन हो सकती है कि अगर मान लो जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका लाभ केवल कुछ लोगों को मिले, बाकी को ना मिले, तो समस्या आएगी। तो सोचो एक देश में अगर जो डेवलपमेंट हो रहा हो, उस डेवलपमेंट का केवल लाभ कुछ स्टेट को मिले, उस डेवलपमेंट का लाभ केवल कुछ जाति को मिले, कुछ धर्म को मिले, और मान लो केवल कुछ जेंडर को अगर मिले,
तो बाकी क्या करेंगे, बाकी करेंगे विरोध। और जब विरोध होगा तो आपको भी पता है कि आपकी क्षमताएं उस विरोध को शांत करने में लग जाएंगी और आर्थिक विकास में एक बैरियर आ जाएगा, एक हर्डल आ जाएगा और आपका विकास सतत नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए अगर हमें विकास को, डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाना है तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना होगा, अर्थात सबका विकास करना होगा। इसका एक उदाहरण आप देखिए कि हमारे आज़ादी के बाद से जो विकास की यात्रा थी, जो जर्नी ऑफ डेवलपमेंट था, उसमें हमने कई तरह की गलतियां की और उस गलती के रिजल्ट ये रहे कि हमारे भारत के कुछ क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया और जहां पर भी डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया वहां से कई तरह की प्रॉब्लम खड़ी होने लगी। जैसे उदाहरण के तौर पे नक्सलिज्म। अगर नक्सलिज्म के हम रीजन समझें, कारण समझें, तो कहीं ना कहीं इसके फॉरेन डायमेंशन है, विदेश से ये उभरा हुआ एक समस्या भी है, या आप कहिए कि एक गलत समझ का भी परिणाम है। पर इस सच्चाई को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उस क्षेत्र में डेवलपमेंट डेफिसिट था, अर्थात विकास घाटा था। डेवलपमेंट डेफिसिट होने के कारण वहां के लोगों में आक्रोश था, वहां के लोगों में गुस्सा था और वो फिर अपने आप को भारत से अलग समझने लगे और उसी समय विदेशी ताकतों ने उस चीज को समझा और उनके कान भर दिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था एक भाई का, कि अगर भाई को अच्छा नहीं लगेगा, परिवार में समर्थन नहीं मिलेगा, परिवार में साथ नहीं मिलेगा, तो पड़ोसी तो कान भर ही देंगे। नॉर्थ ईस्ट की समस्या को भी आप इससे जोड़ सकते हो। तो कहने का यह मतलब है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बेस तैयार करता है। अर्थात आप कहोगे कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज ए एंड है तो मींस उसके लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। तो पहला जो हमारा लॉजिक है वो ये है कि अगर पहली बात करें तो उसका ये तय होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, जो हमारा एंड है, उसके लिए हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना होगा, अर्थात ये हमारा मीन्स है ना। स्पेलिंग तो अब आप समझ ही पा रहे होगे। एस का मतलब सस्टेनेबल, आई का मतलब इंक्लूसिव, बार बार लिखने की इसलिए कि थोड़ी रिसोर्स बचे। तो ये हमारा साध्य है और ये हमारा साधन है। तो अब आपसे कोई पूछे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, ये तो बता दोगे, पर क्यों जरूरी है तो ये भी बता दोगे कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना होगा, पहला रीजन। फिर दूसरा, आपको पता है कि आज की डेट में हम जो अर्थव्यवस्था को एंटरटेन कर रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था को हम चला रहे हैं, वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति पे आधारित है। किस पे आधारित है? मांग और पूर्ति पे, अर्थात डिमांड पे और सप्लाई पे। अब आपको मैं इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में अगर समझाऊं तो किसी भी देश में जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ही ज्यादा वहां पर इन्वेस्टमेंट होता है। और जितना इन्वेस्टमेंट होता है उतना ही वहां पर बेहतर कंडीशन क्रिएट होती है। भारत और चीन एक सी कंडीशन में आजाद होते हैं एक समय पीरियड में, लेकिन चीन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है तो आज वो हमसे बहुत बेहतर कंडीशन में है। भारत में कम होता है तो भारत और बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट किसी भी डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, पर इन्वेस्टमेंट होता कहां है? यहां पर डिमांड होती है। डिमांड यहां होगी जब लोग
मोबाइल खरीदने की डिमांड करेंगे तो मोबाइल की फैक्ट्री अपने आप लगेगी। आज भारत में आईफोन की फैक्ट्री क्यों लगी? क्योंकि आईफोन की डिमांड है। एलन मस्क भारत क्यों आना चाहता है? क्योंकि भारत में फ्यूचर है इसका, क्योंकि भारत में लोगों के पास पैसा आएगा, लोग कार खरीदेंगे, और उस समय इलेक्ट्रिक कार का समय होगा तो लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल डिमांड बस एक फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट का। डिमांड के साथ मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड भी होना चाहिए और साथ में वहां पर सपोर्ट भी होना चाहिए, है ना, पॉलिटिकल सपोर्ट हो, सोशल सपोर्ट हो। तो कहने का मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ही ज्यादा उस देश में विकास होगा। अब इन्वेस्टमेंट होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा। पर एक मन में सवाल आता है कि डिमांड कैसे ज्यादा होगी? अगर मान लो भारत में केवल 100 लोग हैं और 100 लोगों में केवल 10 लोगों के पास पैसा है, बाकी 90 लोग गरीब हैं, तो डिमांड ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी? अब मेरी वही दूसरी बात समझिए कि मान लो 90 लोग अमीर हैं या 90 लोगों के पास पैसा है और 10 लोग अब केवल गरीब हैं, तो डिमांड किसमें ज्यादा रहेगी? अब आपको भी पता है कि अगर मान लो 10 के पास पैसा है, 90 गरीब हैं, तो 10 लोगों के पास बस कार होगी, 1 या 2 कार खरीद लेंगे भाई। अब भाई कार तो कोई 2 या 3 ही रखेगा, ज्यादा क्यों रखेगा? एक सामान्य बात करें, अब आप किसी अरब और ब्रुनेई के राजा की बात मत करना कि 700 कार है ना, मैं सामान्य बात कर रहा हूं, तो केवल 1 या 2 कार ही लेगा। लेकिन सपोज करो 90 लोगों के पास पैसा आ जाए तो 90 कार की डिमांड होगी। अभी तो 20 कार की डिमांड थी, अब 90 कार की डिमांड होगी। अब बताओ, ज्यादा डिमांड होगी तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो आप कह सकते हो इंक्लूसिव डेवलपमेंट लीड्स टू डिमांड और डिमांड लीड्स टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट, और फिर एक साइकिल बन जाएगा। वो साइकिल जो बनेगा वो इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। तो जितना ज्यादा इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, जितना ज्यादा लोगों की लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, जितना ज्यादा लोगों के पास रिसोर्स होगा, उतना ही समाज में इसका एक सकारात्मक पहलू दिखेगा। अच्छा, मान लो दूसरी कंडीशन देखते हैं। अभी तो मैंने एक पार्ट बस समझाया आपको डिमांड साइड का, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इकोनॉमी में केवल डिमांड हो और काम चल जाए। जितनी डिमांड हो उतनी ही पूर्ति हो तो चलता। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, सपोज करो मैं बात कर रहा हूं केवल अभी एक जगह की, वो है मुखर्जी नगर, ठीक, सब आप लोग जानते होंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ, सबके पास पैसा हुआ, अब सब मुखर्जी नगर में पढ़ने जा रहे हैं। जब मुखर्जी नगर में पढ़ने जाएंगे तो रूम की डिमांड होगी ना, क्योंकि सब लोग तो भाई कमरा लेके रहेंगे, तो रूम की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। अब रूम की जब डिमांड बढ़ेगी तो लोग वहां रूम बनवाएंगे, वहां पर संपन्नता आएगी, क्योंकि आपको पता है सीमेंट बिकेगा, लकड़ी बिकेगी और रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इकोनॉमी में एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि डिमांड तो बढ़े पर उसके साथ साथ सप्लाई भी बढ़नी चाहिए। अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए और सप्लाई ना बढ़े तो इन्फ्लेशन आ जाता है, और इन्फ्लेशन जब बहुत ज्यादा आता है तो समस्या क्रिएट हो जाती है और इकोनॉमी को पूरा का पूरा वो खत्म कर सकता है। उदाहरण के तौर पे वेनेजुएला, कुछ सालों पहले श्रीलंका, डिमांड तो हो गई पर सप्लाई नहीं हो पाई। समझ में आई बात? या जिम्बाब्वे का हाल भी आप देख सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब सप्लाई भी होनी चाहिए, केवल डिमांड बस ना हो। पता चला भारत सरकार सबको 1-1 लाख रुपए फोन दे दे, 1-1 लाख रुपए दे दे फोन के लिए कि कोई भी फोन खरीद लो। अब फोन बन ही नहीं रहा उतना, तो क्या होगा? फोन का प्राइस कितना ऊपर चला जाएगा। जैसे प्याज का, आलू का कीमत देखते हो, लोगों के पास पैसा है, लोग ने डिमांड क्रिएट कर दी, पर प्याज ने पानी के कारण खराब हो जाती है कई बार, तो कितनी महंगी हो जाती है। और फिर जब महंगाई बढ़ती है तो आपको भी पता है कि वो महंगाई कैसे राजनीतिक रूप पे, कैसे इकोनॉमिक रूप पे, कैसे सोसाइटल पे उसका निगेटिव इंपैक्ट होता है। तो सप्लाई होना भी जरूरी है। और देखो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट अगर होगा तो डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट होने से अच्छे वर्कर आएंगे और
लाइट का कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया, आप वेट करिए, 1 मिनट में चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर मान लो सपोज करो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ, अर्थात समाज में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास अच्छा स्किल है, अच्छा स्किल होगा तो अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे और अच्छा प्रोडक्ट तैयार करेंगे। सपोज करो अगर हमें मोबाइल की फैक्ट्री अफगानिस्तान में लगानी है, अगर मोबाइल की फैक्ट्री हमें अफगानिस्तान में लगानी है तो क्या यह पॉसिबल है? क्योंकि वहां ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं मिलेगा, और जब ह्यूमन रिसोर्स वहां नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम आएगी, तो मोबाइल नहीं लग सकता। तो कहने का मतलब अगर हमें डिमांड बढ़ाई और हमें इकोनॉमी को बढ़ाना है तो हमें सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, और सप्लाई बढ़ाने के लिए हमें कहीं ना कहीं अच्छे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। और अच्छे ह्यूमन रिसोर्स कब आएंगे? जब ह्यूमन रिसोर्स के पास या लोगों के पास क्षमता होगी, और क्षमता कब होगी? जब समावेशी विकास होगा। तो कहने का मतलब कि समावेशी विकास अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति दोनों के लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है, एज ए कैटलिस्ट काम करता है, और वो इकोनॉमी में सकारात्मक भूमिका निभाता है। और सोचो अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, सबके पास पैसा होगा, सब डिमांड करेंगे, तो बिजनेसमैन को फायदा नहीं होगा। अब आपको एक बात समझनी चाहिए कि ज्यादा गरीबी कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को या अर्थव्यवस्था को भी हर्ट करती है, उसको भी बुरी तरह से प्रभावित करती है। तो अब हमें यह समझना है, एक नया ये अप्रोच डेवलप करना है कि कैसे गरीबी को खत्म करना केवल गरीबों के लिए सही नहीं है, बल्कि वो बिजनेसमैन के लिए भी सही है। अगर मिडिल क्लास उठेगा, अगर सबके पास फोन आएगा और सब मान लो जियो का रिचार्ज कराएंगे, मान लो सब एयरटेल में रिचार्ज कराएंगे, सब मान लो सैमसंग, आईफोन, वीवो का फोन लेंगे, तो किसको फायदा हो रहा है? गरीबों को, बिजनेसमैन को, दोनों को। तो थोड़ी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट रखिएगा, तब पढ़ने में चीजों को ज्यादा मजा आएगी। तो यहां तक हमने क्या समझा है ना? थोड़ी इसका कलर चेंज कर लें क्योंकि मजा नहीं आती इस कलर में। हाँ, तो इस तरह हमने समझा कि कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फिर से एक समझें, कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट है ना इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाता है, इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ाता है, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम आता है, साथ में पूरी इकोनॉमी में ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल कराता है, अच्छे इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है, अर्थात कोई इकोनॉमी में उत्पादन की क्षमता को भी बेहतर करता है। सपोज करो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा, अच्छा नॉलेज होगा, तो वो 1 घंटे में ज्यादा उत्पादन कर लेगा अगर खराब रिसोर्सेज से उसकी तुलना की जाए। तो इसको चीजों को समझना है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूसिव डेवलपमेंट सबकी एक जरूरत है। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखना है, अगर हमें आर्थिक विकास को बनाए रखना है, तो हमें सतत विकास को बनाए रखना है, तो हमें समावेशी विकास करना ही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि उन लोगों का विकास का क्या मतलब, बाकी तो सब खुश हैं, ऐसा नहीं। सबका विकास करना होगा, तभी एक एक को वो फायदा करेगा, वरना वो नुकसान करेगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल एंगल से या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे फायदेमंद है। अब हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा तो जो हमारे सिटीजन्स होंगे, हमारे नागरिक होंगे, उनकी क्षमता बढ़ेगी, सबका विकास होगा तो सबकी, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी क्षेत्र के लोग बेहतर होंगे। जब बेहतर होंगे तो भाई ये बताओ सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा।
अगर मान लो एक परिवार है जिसमें एक आदमी गरीब है, बाकी सब अमीर हैं, और घर के जब डिसीजन लिए जाएं तो वो गरीब इंसान क्या कहेगा कि भाई मुझे तो कोई मतलब ही नहीं रखना, क्योंकि ये मेरा घर ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को घर से जुड़ा हुआ फील ही नहीं करेगा। जिसको जिसको उस घर से फायदा हुआ होगा वो सारे डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेगा, और जिसको जिसको उस डिसीजन या उस घर से फायदा नहीं हो रहा होगा वो अपने आप को उस घर से काट लेगा। सोचो, ऐसा ही कुछ भारत के साथ है कि भारत में जितने नागरिक हैं, अगर भारत में जो फायदा हो रहा है उन तक पहुंचेगा तो वो भारत के साथ खुद को एक करेंगे, अर्थात वो इंटीग्रेशन, वो फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देंगे। तो आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट सारे सिटीजन्स में कैपेबिलिटी बढ़ाएगा, सारे सिटीजन्स को बेहतर बनाएगा, तो ये बंधुता को बढ़ाएंगे। बंधुता मतलब फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देंगे। बंधुता से देश में एकता बढ़ेगी और देश में किसी भी तरह की विभाजनकारी ताकतों को रोका जाएगा, देश में यूनिटी को बढ़ावा मिलेगा। साथ में देश के सिटीजन्स जब मजबूत होंगे, देश के द्वारा जब उन्हें फायदा दिया जा रहा होगा, अर्थात देश जो काम कर रहा है, केक बड़ा हो रहा है, उस केक का हिस्सा सबको मिल रहा है, तो सब खुश होंगे। और जब सब खुश होंगे तो डिसीजन में पार्ट लेंगे, और जब डिसीजन में पार्ट लेंगे तो कहने का मतलब जब इलेक्शन में पार्ट लेंगे, और केवल नाम मात्र का पार्ट नहीं लेंगे, सोच समझ के हिस्सेदारी करेंगे। और एक परिवार है, और एक परिवार में अगर मान लो 4 लोग रहते हैं और एक को उस परिवार का कभी फायदा नहीं मिला, वो अपने आप को अलग कर लेगा, कहेगा भाड़ में जाए, जो हो रहा हो मुझे क्या करना, इस घर ने मुझे दिया ही क्या। लेकिन वो 3 जिनको फायदा मिला वो सोचेंगे भाई कुछ ऐसा करो ये घर और बेहतर बने। और सोचो, वो चारों लोग अगर सोचें कि घर बेहतर बने तो सोच समझ के निर्णय लेंगे, सोच समझ के डिसीजन लेंगे, और साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप कहोगे कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बढ़ेगी, अर्थात पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सहभागिता लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा, अर्थात सब लोग डिसीजन में भाग लेंगे, सब लोग डिसीजन में भाग लेंगे। आप यहां कह सकते हो कि चुनाव में भाग लेंगे तो इलेक्शन रिफॉर्म होंगे। अभी देखते होंगे आप कि इलेक्शन में कई लोग वोट बस दे आते हैं, सोचते समझते नहीं हैं, तो आप ऐसे भी सोच समझ के वोट देंगे। या कई बार आप देखोगे चुनाव का कई लोग बहिष्कार करते हैं केवल इसलिए क्योंकि उन तक लाभ नहीं पहुंचा देश के विकास का। अगर देश के विकास का लाभ पहुंचेगा तो चुनाव का बहिष्कार भी नहीं करेंगे। इस तरह से आप कहोगे। फिर जितनी सहभागिता होगी निर्णय लेके लेने पे, नीतियों के निर्माण में, उतने ज़्यादा दिमाग लगेंगे। जितना दिमाग लगेगा उतना ही तर्क की मात्रा बढ़ेगी, और जितना तर्क बेहतर होगा उतना ही नीतियां बेहतर होंगी। ये भी आप बात समझ सकते हो। साथ में इंक्लूसिव डेवलपमेंट से एक और फायदा होता है, वो होता है अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेहिता का। अभी क्या होता है कि समाज में जिन लोगों को फायदा नहीं मिला, उस समाज के वो वर्ग राज्य से कट जाता है, स्टेट से अलग हो जाता है। फिर मैं एक घर के उदाहरण से बताऊंगा कि अगर मान लो घर में एक लड़का है जिसको उस घर से कोई फायदा नहीं हुआ, और मान लो घर में कहीं सीलन आ गई, नमी आ गई, चूने लगा, और वो देखेगा कहेगा मुझे क्या मतलब, जो होना है होता रहे, मेरा क्या जाता है, मेरा थोड़ी है, चला जाएगा आराम से। लेकिन सपोज करो घर ने उसको बहुत फायदा दिया हो और थोड़ी भी उसमें सीलन आएगी, वो तुरंत सवाल करेगा कारीगर से कि भैया कैसे घर बनाया था यार तुमने, या माँ बाप से तुरंत शिकायत करेगा कि ये क्या मम्मी पापा आपने कौन सा इसमें प्रोडक्ट यूज किया, खराब हो गया। तुरंत जवाब सवाल होंगे और काम होगा। तो वैसे ही जब देश में सभी सिटीजन्स को ये लगेगा कि उनके साथ देश ने अच्छा किया, वो अधिकारियों से देश को लेकर सवाल और जवाब करेंगे, तुरंत पूछेंगे कि भाई ये सड़क कैसे क्यों खराब,
समझ आया? तो जितना ज्यादा इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा उतना अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, उतनी फेटर्निटी बढ़ेगी, उतनी देश की यूनिटी बढ़ेगी, देश में उतनी एकताकारी क्षमता बढ़ेगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। अब आप बताओ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट लग्जरी आइटम है कि देश की जरूरत है? समझ में आ रही बात? साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हुआ, लोगों ने सहभागिता नहीं की राजनीति में, वहां से अलग खुद को महसूस करने लगे, तो घटना वैसी ही होगी जैसे बांग्लादेश में आज हो रही है। बांग्लादेश में कुछ वर्ग में गुस्सा था और वो बाहरी शक्तियों के द्वारा या आंतरिक कुछ तत्व ऐसे थे जिनके द्वारा उसको मैनिपुलेट किया गया, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन किया गया और ये सब घटना हुई। और देखो, ये सीख लेना चाहिए था बांग्लादेश को शुरू से, क्योंकि जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था ना, तो गलती वही पाकिस्तान ने की, उसने इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं किया। और जब उसने इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं किया तो एक क्षेत्र जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं आज वो अलग हो गया। यही सेम आप यूएसएसआर को देखोगे कि यूएसएसआर जब डेवलपमेंट कर रहा था उसका फायदा केवल कुछ लोगों को मिल रहा था, बाकी लोगों को नहीं मिला, टूट गया। जब भी देश में इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा तो देश टूटेगा ही टूटेगा। जब एक परिवार टूट जाता है तो देश की क्या बात है? तो अगर आपको देश को बनाए रखना है एक, तो पहली शर्त है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब बताओ, देश की एकता, अखंडता, सब कुछ जो आप प्रीएम्बल में पढ़ते हो ना, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ डायरेक्ट लिंक कर सकते हो। आगे चलते हैं, सोसाइटी के लिए देखते हैं। अब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा तो समाज में सोशल कैपिटल को बढ़ावा मिलेगा। ये बहुत प्यारा एक शब्द है, सोशल कैपिटल को बढ़ावा मिलेगा। मतलब ऐसा समझो, कैपिटल बेसिकली एक इकोनॉमिकल कीवर्ड है और कैपिटल का मतलब होता है जिससे हमको कुछ मिले। जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन को लिख रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने से मेरी इनकम होती है, तो दैट इज कैपिटल। ये व्हाइट बोर्ड, दैट इज कैपिटल। लैपटॉप, दैट इज कैपिटल। तो जिस चीज से हमें फायदा होता है हम उसको कैपिटल बोलते हैं। इकोनॉमिकल फायदा जब होता है तो उसे इकोनॉमिकल कैपिटल बोलते हैं, और जब उससे फायदा होना बंद हो जाता है तो उसको वेस्ट बोलते हैं। रिसाइकिल करके हम उसे फिर कैपिटल कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सोसाइटी में सपोज करो मैं एक बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटी में पैदा हो जाऊं, यहां पर एजुकेशन बहुत अच्छी हो, हेल्थ बहुत अच्छी हो, तो मेरी क्या कंडीशन होगी? और मैं एक बहुत पिछड़ी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में यहां पैदा हो जाऊं, यहां बहुत पुरानी परंपराएं हो, बहुत कंजर्वेटिव थॉट्स हो, बहुत गरीबी हो, बहुत वायलेंस हो, तब मेरी क्या हालत होगी? तो समाज अगर अच्छा है तो आपको बहुत फायदा देगा। इसीलिए एलन मस्क, बिल गेट्स, ये जितने सारे स्टार्टअप हैं बड़े बड़े, वो अफ्रीका में क्यों नहीं होते, यूएसए और यूरोप में क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर सोसाइटी ही ऐसी है। सोमालिया में क्यों नहीं कोई एलन मस्क होता? ऐसा तो नहीं कि वहां लोग होते ना होंगे, क्षमताएं कमजोर होंगी, वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिला। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य है, ये मतलब है कि आप जिस सोसाइटी में पैदा हुए हैं वो सोसाइटी आपको बहुत कुछ दे सकती है, बहुत कुछ आपसे छीन सकती है। तो अगर एक अच्छी सोसाइटी है, पढ़ी लिखी, सभ्य है, सिविलाइज्ड है, उसका नॉलेज अच्छा है, वो इंटेलेक्चुअल लेवल उस सोसाइटी का अच्छा है, वहाँ इग्नोरेंस नहीं है, तो वो सोसाइटी आपको बहुत तरह के फायदे देगी। इसी को हम कहते हैं कि जहां इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा वहां पर सोशल कैपिटल अर्थात सोसाइटी भी हमें फायदा देती है ना। अब जैसे मैंने आपको कहा कि यूएसए की सोसाइटी आप ले लो,
या भारत में बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटी आपको मिलेंगी, या भारत को एक सोसाइटी के तौर पे देखो तो भी बहुत अच्छा है जब हम कंपेयर अफगानिस्तान से करने लगे उसका, या जो भी पिछड़ी सोसाइटी हो, क्योंकि समय के साथ वो भी सुधरेंगी। पर आज की बात अगर हम करें तो कहने का मतलब सोशल कैपिटल इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट जब होता है, जब सबका साथ होता है, जब सबका विकास होता है, सबके हाथ में रिसोर्स होते हैं, सबको लाभ मिलता है, तो कभी भी वहां पर सोशल अनरेस्ट नहीं होता। सोशल अनरेस्ट अर्थात सामाजिक तनाव नहीं होंगे, दंगे नहीं होंगे, हिंसा नहीं होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण, जातिवाद का सबसे बड़ा कारण डेवलपमेंट का कुछ वर्ग तक ही पहुंचना है, तो यह बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताऊं, हमारे यहां जो सोशल अनरेस्ट पैदा हुआ वो बेसिकली पैदा होता है 1857 के बाद, 1857 के बाद। और उसके पीछे रीजन क्या है, 1857 में मुस्लिम एज ए सिंबॉलिक यूज होते हैं, आपको पता होगा बहादुर शाह जफर। तो अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि ये बर्बर कम्युनिटी है, इसको पीछे कर दो, बाकियों को आगे कर दो। तो जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसमें ये पीछे होते चले जाते हैं, और जब ये एम्प्लॉयमेंट में पीछे होते जाते हैं तो इनके पास इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं पहुंचते, और जब इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं पहुंचते तो ये समाज की मुख्य धारा से धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। और फिर वही बात होता है कि इनको आराम से आप भड़काओ, और जब भड़का दिया जाता है तो फिर वायलेंस होने लगता है, सोसाइटी में अनरेस्ट होने लगता है, क्योंकि ये भड़काया जाता है ना कि तुम्हें, जो तुम पीछे हो वो दूसरे लोगों के कारण हो। क्योंकि जो इंसान पीड़ित होता है, जो इंसान समस्याओं में होता है, वो इतना भावुक हो जाता है ना कि उसको आप आराम से मैनिपुलेट कर सकते हो। जो इंसान संपन्न होगा उसको भड़काना बहुत मुश्किल है। यह बात आप कभी भी देखो, जब भी देश में या पूरे विश्व में इकोनॉमिक रिसेशन आया है, आर्थिक मंदी आई है, युवाओं के पास नौकरी नहीं रही, तब आप देखो कि जनता को बहुत भड़काया गया है। जैसे हिटलर, आपको क्या लगता है हिटलर एक कोई पॉलिटिकल प्रोडक्ट था क्या? हिटलर को पैदा करने में सबसे बड़ा अगर एक रोल देखा जाए तो 1930 का जो डिप्रेशन था, जो मंदी थी, या जो आर्थिक पिछड़ापन था, वो एक बड़ा कारण था, क्योंकि उसने भड़का दिया लोगों को, लोग इमोशनल हो गए थे। तो हमेशा इमोशनल इंसान गलत सोच सकता है। यही आप देखो 2008 में जो रिसेशन हुआ उसके कारण भड़काया गया, और आप देखो ब्रेग्जिट जैसी एक घटना होती है, जबकि पता था ब्रेग्जिट में नुकसान किसका हो रहा। तो इसको आप समझिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि जहां जहां इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा वहां सोशल कैपिटल ज्यादा होगा, सोशल अनरेस्ट कम होगा, समाज में सौहार्द होगा, सॉलिडेटरी का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं पीस को प्रमोट करेंगे। किसको प्रमोट करेंगे? पीस को। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है? हैप्पीनेस एंड पीस, सुख और शांति। और सुख और शांति समाज में या एक छोटे से परिवार में कब आएगी? जब परिवार के सभी लोग सेटिस्फाइड हो और परिवार के साथ खुद को इंटीग्रेट करें। और सेटिस्फाइड और इंटीग्रेशन कब आएगा? जब परिवार के सभी लोगों को लाभ मिले। तो वैसे ही सेम देश में भी होता है। और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो एक किसी वर्ग को सपोज करो लाभ नहीं पहुंचेगा ना, तो वायलेंस करेगा और पूरे परिवार को खतरा होगा। तो यह भी एक बात समझिएगा। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे समाज में, पूरे देश में अगर हमें शांति स्थापित करनी है तो हमें सबका विकास करना होगा। और एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर मान लो ये कोई चैन है, जैसे मान लो ये कोई एक आपस में चैन बनी हुई है, हथकड़ी समझ लो, जंजीर समझ लो, ठीक है। मान लो, ठीक। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपने देखा होगा मैंने ये जितने सर्किल किए ये सब काफी थिक हैं, पर ये बहुत पतला है। अब मुझे बताओ ये जो चैन है ये मजबूत है कि कमजोर है? ये चैन मजबूत है कि कमजोर है? तो आप कहोगे ये चैन
उतनी ही मजबूत होगी जितना ये वाला पार्ट मजबूत है, या ये कहो ये चैन उतनी ही कमजोर है जितनी इसकी सबसे कमजोर कड़ी, क्योंकि कोई चैन आपस में इंटरकनेक्ट होने के कारण सब एक दूसरे पे निर्भर हैं, सब एक दूसरे पे निर्भर हैं, और कोई भी एक पार्ट इसका कमजोर हुआ वो पूरी चैन टूट जाएगी। तो जो इंटरकनेक्ट है, इस कारण ये बात बहुत क्लियर होती है कि हर चैन को मजबूत होना होगा। तो वैसे ही हमारा समाज भी इंटरकनेक्ट है। अगर हमारा समाज इंटरकनेक्ट है तो इसका यह मतलब है हमारा समाज वहां से कमजोर हो जाएगा यहां सबसे कोई कमजोर कड़ी होगी। इसलिए हमें अपनी सारी कमजोर कड़ियों को मजबूत करना होगा। और अब बताओ कि यह चैन मजबूत है कि नहीं, अर्थात हर कड़ी को मजबूत करना होगा। अगर कोई चैन है उसमें 100 कड़ियां हैं और एक भी कड़ी कमजोर है तो चैन वहीं से टूट जाएगी, और वो कड़ी नहीं टूटेगी, वो चैन टूटेगी। ये मत समझना कि उस कड़ी का नुकसान है, वो नुकसान पूरी चैन का हुआ है। तो वैसे ही एक दूसरी और भी इसको बात को समझ सकते हैं कि पूरा विश्व है, मान लो ये पूरा विश्व है, ठीक है, ये सब मान लो कई सारे इसमें देश हैं। हमको लग रहा होगा कि ये अलग अलग देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मान लो देश लगेगा। और मान लो जैसे ये यूएसए है और ये मान लो अफगानिस्तान है। यहां पर गरीबी है, पॉवर्टी है, यहां पर टेररिज्म है। तो आपको क्या लगता है ये सेफ है क्या? नहीं। यहां का खतरा यहां भी एक दिन पहुंचेगा, समय लग सकता है लेकिन पहुंचेगा जरूर। तो एक बात बहुत क्लियर है, ये बात तो मैं उदाहरण की बता रहा हूं आपको कि पाकिस्तान में अगर मान लो आतंकवाद है और मान लो ये इंडिया है, तो आपको क्या लगता है ये इससे प्रभावित नहीं होगा क्या? एक ना एक दिन प्रभावित ही होगा। और उदाहरण है ये, मतलब बिल्कुल क्लियर। देखो भारत में आप कई बार टेररिज्म का अटैक हुआ, यूएसए में जो हुआ वो भी कहां से? अफगानिस्तान से कनेक्टेड था। तो अगर पूरे विश्व में कहीं भी खतरा है, किसी भी देश में खतरा है, तो पूरे विश्व में खतरा है। तो फिर एक बार समझिएगा, किसी भी देश का खतरा वो मात्र किसी एक देश का खतरा नहीं है, वो पूरे देश का खतरा है। अगर मान लो कल गाजा में एक पोलियो वायरस को फिर से रिसर्जेंस होते हुए देखा गया, तो क्या लगता है वो गाजा मात्र की एक घटना है? वो कहीं भी हो सकता है। कोरोना आपने देखा होगा ऐसे ही फैला। तो कहने का मतलब अगर हम किसी समस्या को एक देश तक केवल देख रहे हैं तो शायद हम समस्या के सही स्वरूप को नहीं समझ पा रहे, समाधान भी नहीं कर पाएंगे। हमें यह देखना होगा कि पूरा विश्व इंटरकनेक्टेड है और पूरे विश्व को हमें एक मानना होगा, क्योंकि विश्व में कहीं भी समस्या पूरे विश्व की समस्या है। इसीलिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पूरे विश्व को एक यूनिट मान लिया और कहा कि भाई प्रॉब्लम पूरे विश्व से खत्म करनी पड़ेगी। हम एक एक जगह खत्म करेंगे, दूसरी जगह उभर के आ जाएगी। और इसी का एक परिणाम है आज हम बात करते हैं वन अर्थ वन हेल्थ की। तो ये चीजें हमें यहां पर देखनी होगी, समझनी होगी। और ये आपको एक दूसरा लॉजिक भी मिलता है कि विश्व इंटरकनेक्टेड है, विश्व में कोई भी कमजोर कड़ी पूरे विश्व के लिए खतरा है। इसलिए सबको मजबूत करना होगा, सबका विकास करना होगा, सभी क्षेत्रों का विकास करना होगा। आप ये मत सोचो कि सोमालिया, नमीबिया की कोई घटना से भारत अछूता है, ऐसा नहीं है। अगर भारत यूनेस्को, यूनिसेफ या वर्ल्ड बैंक में कुछ चैरिटी करता है, दान देता है, तो यह समझना कि भारत वो अपने लिए कर रहा है। ऐसे ही सेम यूएसए की बात आप समझिए। तो इस तरह हमने समझा कि क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल एफिशिएंसी, सोशल कैपिटल, ये सब इंक्लूसिव डेवलपमेंट से हमें मिल सकता है।
तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट कोई इतनी छोटी चीज नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारे लिए गोल है और इसको हमें पाना ही होगा। अब बात करते हैं भारत की। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इंडिया जो है, जिसको हम भारत कहते हैं, है ना, अगर जिसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक अलग लगाव रखते हैं हम, चूंकि, है ना। तो अगर हम बात इंडिया की करें तो इंडिया में क्या इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक नया कॉन्सेप्ट है क्या, इस पे एक सवाल करते हैं। क्योंकि अगर मान लो कभी ऐसे पे आया तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक, तो हमें ये बात लिखनी चाहिए कि भारत के लिए ये कोई एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आज वेस्टर्न कल्चर के लिए ये नया कॉन्सेप्ट होगा जो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से ला रहे हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के नाम से ला रहे हैं। भारत की बुनियाद ही यही थी। अच्छा सोचो, अगर आज से 1000 साल पहले मान लो सब कुछ खत्म हो जाए और फिर से कोई आए और भारत को खोजे, मतलब भारत ने विश्व में खोदाई करे और चीजें मिलेंगी, और मान लो इंस्टाग्राम में वो रील देखने लगा, सब कुछ करो, रील निकली, तो ये समझ लेगा कि उस समय के लोग कैसे होते थे। समझ लेगा कि लोगों के पास पेशेंस नहीं था, लोग अपना मनोरंजन छोटी छोटी रील्स में करते थे। फिर रील्स का कंटेंट देख लेगा कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन था, है ना, सेक्सुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा किया जाता था। इस तरह की चीज़ों से वो समझेगा कि भैया वहाँ के लोग उस समय पतन की ओर थे। मान लो अगर उसने और पीछे का खोदा तो किताबें मिली होंगी, तो समझ जाएगा भाई पहले तो लोग पढ़ते भी थे, फिर धीरे धीरे रील्स में आ गए, पढ़ाई बंद कर दी, है ना। ऐसा कुछ सोचो, है ना, बहुत सीरियस मत हो जाना, मैं केवल ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो अगर हमें पीछे के समय को जानना है, क्योंकि मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि भारत में ये कोई इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, या कहिए आइडिया ऑफ इंडिया ही है। ये भारत की बुनियाद ही यही है। तो हमें भारत के पुराने तत्वों को देखना होगा, पुराने लिटरेचर को देखना होगा, और पुराना जो हमारा लिटरेचर होगा वो बता देगा कि भारत कैसा था। जैसा लिटरेचर में लिखा गया हो वैसे ही भारत के बारे में आप एक सोच बना सकते हो। तो अगर हम लिटरेचर आप देखो तो लिटरेचर में जैसे सपोज करो सर्वे भवन्तु सुखिना, आपने सुना होगा, सर्वे भवन्तु सुखिना, ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिना आपने सुना होगा, ठीक। संस्कृत अगर कहीं अशुद्ध हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। वैसे ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपराध बोध है कि संस्कृत जैसी भाषा जो हमारे लिए अनिवार्य होनी चाहिए उसका जानकारी ना होना, और ये सब आप भी जानते हो कि इसके पीछे क्या कारण है, तो हम इसको समझते हैं। लेकिन आप ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि सर्वे भवन्तु सुखिना इस बात को बहुत क्लियर कह रहा है कि समाज के सभी लोगों का विकास हो, समाज के सभी लोगों का विकास हो। ठीक है, तो समाज के सभी लोगों का विकास हो, इस बात को हमें समझना होगा। फिर आप अगर देखिए महाभारत में एक लोक संग्रह कॉन्सेप्ट है, महाभारत में एक लोक संग्रह कॉन्सेप्ट है जो सभी के विकास की बात कहता है। आप बौद्ध धर्म में महायान के साथ इसको जोड़ सकते हैं। जो बौद्ध धर्म का महायान पंथ है वो कहता है कि सभी को एक साथ लेके चलो, सभी का कल्याण करो। आप कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनते होंगे, उसमें भी आप देखिए कैसे रिसोर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। यह मात्र एक दोस्ती तक नहीं आपको सोचना, आपको देखना है कि कैसे समाज में यहां पर एक तरफ ज्यादा रिसोर्स है उसको कैसे दूसरे को दिया जा रहा है। भारत में हमेशा एक सेवा भाव का कॉन्सेप्ट रहा है। सेवा का मतलब सेल्फलेस एक्टिविटी, उससे भी आप जोड़ सकते हैं इसको। देखिए अगर आप फिलॉसफी की बात करें तो हमारे यहां आप
ब्रह्म से जुड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे, है ना, जिसको आप दर्शन में वेदांत दर्शन जिसको हम कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि मात्र एक ही ब्रह्म है जो हम सब में समाया हुआ है, अर्थात हम सब एक ही हैं। तो फिर हम लोगों के बीच में रिसोर्स को लेकर अंतर क्यों होना चाहिए? एक बहुत अच्छे फिलोसफर हैं अफ्रीका के, उबुंटू बोलते हैं कि व्यक्ति का अस्तित्व समाज पे निर्भर होता है। अगर समाज ही नहीं रहेगा तो फिर व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा। कहने का मतलब, अगर मछली ये सोच रही है कि उसके कारण तालाब का अस्तित्व है तो वो बेवकूफ है। तालाब है तो मछली है, और समाज का मतलब सभी लोग। तो उबुंटू कहते हैं, उबुंटू की स्पेलिंग है, उबुंटू कहते हैं कि आई एम बिकॉज वी आर, आई एम बिकॉज वी आर, मैं इसलिए हूं क्योंकि हम सब हैं। तो अर्थात सबका साथ ही, सबका विकास ही मेरे व्यक्तिगत विकास का आधार है। महाभारत में भी ये बात कही गई है कि जो एक समाज के लिए अच्छा नहीं है वो किसी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो ये सब बातें हमें इस बात को बहुत क्लियर दिखाती हैं कि सबका विकास एक व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है और व्यक्ति का विकास सभी के विकास के लिए जरूरी है। धन्यवाद।